हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है अंतिम इच्छा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अशोक रो रहा है। उसके आसपास लोगों की भीड़ है। सामने एक मृत शरीर रखा है जो अशोक की पत्नी शांति का है। सब लोग उसके दोनों बेटों और बहुओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। अशोक अपनी पत्नी शांति के पास जाकर बैठ गया। पुरानी यादों में खो गया। उसे आज भी याद है शांति किस तरह से लाल जोड़े में सजी धजी मंडप में बैठी थी। घर आते ही उसने किस तरह सब जिम्मेदारियां निभाई। माँ बाबूजी सबकी खुशी का ध्यान रखा। मैं एक स्कूल में अध्यापक था। तनख्वाह ठीक थी। माँ बाबूजी खेत का काम देखते थे। फिर भी शांति ने लेडीज टेलर का काम शुरू किया। कहती थी 4 रुपए ज्यादा कमा लेंगे तो हमारे बच्चे के ही काम आएंगे ना। और उसकी बात सही भी निकली। जब 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ सब घर में कितने खुश थे। बच्चे देखते ही देखते बड़े हुए। 10वीं पास की तो शांति ने कहा क्यों ना बच्चों को शहर पढ़ने भेज दे। मन तो नहीं था पर सोचा बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। उनका भविष्य संवर जाएगा। आज भी याद है जब हम दोनों बेटों को पहली बार शहर छोड़ने गए थे। तुम कितना दुखी हुई थी शांति। बच्चे भी तुमसे गले लगकर रोने लगे थे। जैसे ही छुट्टियां लगती गांव आ जाते। मन ही नहीं करता उनका वापस जाने का। माँ करते तुम्हारे सारा दिन आगे पीछे घूमते। मेहनत सफल हुई दोनों बेटों की। अलग अलग शहर में अच्छी नौकरी लग गई दोनों की। नौकरी के कारण दोनों व्यस्त हो गए पर फिर भी अधिकतर शनिवार रविवार गांव आ ही जाते। कितने अच्छे थे वो दिन। हम सब बहुत खुश थे। फिर सोचा दोनों की शादी कर देते हैं। राजेश और नवीन की शादी कर दी। दोनों बहुएं भी शहरी और पढ़ी लिखी थी। अब नवीन और राजेश का गांव आना बहुत ही कम हो गया। महीने में एक ही बार आते। जब मैं शांति से कहता कि दोनों ने गांव आना ही बंद कर दिया तो शांति कहती अब उनकी पत्नियां आ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तुम नहीं समझोगे। उनको अपनी पत्नियों के हिसाब से भी देखना पड़ता है ना। अब बेटों ने मोबाइल ला दिया। अब फोन पर हाल चाल ले लेते। कुछ समय के बाद पोते पोती भी हो गए पर बेटे और बहू कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए। अब साल में सिर्फ एक ही बार घर आते, वो भी सिर्फ 2-3 दिनों के लिए। फोन पर भी बात करना बहुत ही कम हो गया। एक बार जब मैंने राजेश और नवीन से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा पिताजी शहर का जीवन और नौकरी दोनों ही आसान नहीं है। आपको क्या पता, यहाँ गांव में आराम से आप तो जीवन बिता रहे हैं। मुझे दोनों की बात बहुत बुरी लगी पर मैंने शांति को कुछ नहीं कहा। घर सुना सुना लगने लगा था। बस मैं और शांति और हमारे घर काम करने वाला मोहन, हम ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन कहने को तो घर का नौकर था पर हमारे लिए अपने बेटा जैसा ही था। हमारी बहुत सेवा करता, बहुत ध्यान रखता। शांति समझती सब थी पर कहती कुछ नहीं। बस चुपचाप अकेले में बेटे बहू और पोते पोती से मिलने के लिए तरसती रहती। पहले राजेश और नवीन हमको शहर आने का बोलते थे पर अब जब हम वहां जाने को बोलते तो बहाना बना देते। कहते घर है, जमीन है, उनकी देखभाल कौन करेगा। इन्हीं सब बातों के चलते शांति बहुत उदास रहने लगी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब वो बिस्तर से उठने चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई। जब मैंने नवीन को फोन लगाकर शांति की तबीयत के बारे में बताया तो नवीन ने कहा कि उसे अगले महीने विदेश जाना है। अभी तो आना नामुमकिन है। और राजेश ने कहा मकान का काम चल रहा है बाबूजी, उसी में लगा हुआ हूँ, अभी नहीं आ सकता। आपको पैसे भेज देंगे, एक काम करने वाली लगा लेना,
जो माँ की सेवा करे। शांति पूरा समय सबको रोज याद करती, पर वो नहीं आए। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते। एक दिन शांति ने कहा, कहीं हमने बच्चों को शहर भेजकर गलती तो नहीं कर दी? क्या हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई? अब क्या कहूँ शांति से कि हमारे बच्चे बदल गए हैं, वो अब गांव नहीं आना चाहते। उससे झूठ बोलता रहता कि आ जाएंगे। इस तरह राह देखते देखते एक दिन शांति चल बसी। अशोक अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है, चलो शांति को दाह संस्कार के लिए लेकर। सब बड़ी हैरानी से अशोक को देखने लगे। तभी अशोक के घर काम करने वाले नौकर मोहन ने कहा, साहब थोड़ा रुक जाते हैं, दोनों भैया को तो आ जाने दो, मैंने फोन कर सूचना दे दी है। अशोक कहता है, क्या करेंगे अब वो यहाँ आकर मोहन? उनकी माँ उन्हें याद करती थी, तब तो आई नहीं। फिर नवीन और राजेश के आने के बाद शांति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 2 दिन के बाद राजेश और नवीन शहर जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि माँ की तेरहवीं के लिए एक दिन पहले वापस आ जाएंगे। अशोक और मोहन उन दोनों को हैरानी से देखते हैं। अशोक कह देता है, ठीक है। राजेश और नवीन दोनों ही वापस आते हैं। 13वीं का कार्यक्रम कर चले जाते हैं, पर वो एक बार भी अशोक को नहीं कहते कि पिताजी आप यहाँ क्या करोगे अकेले, हमारे साथ चलो। अशोक निराश होता जा रहा था। अकेलापन उसकी जिंदगी में आ गया था। कहने के लिए बस मोहन ही था, उसका एकमात्र सहारा। अशोक शांति की तस्वीर देख कहता, कहाँ कमी रह गई, कितने प्यार से पाला बच्चों को, पर बच्चे शहर जाकर पैसे कमाने में कितने व्यस्त हो गए कि अपने माँ पिताजी को ही भूल गए। धीरे धीरे अशोक की हालत कमजोर होने लगी थी। अंदर से एक घुटन होने लगी थी। उसे मोहन ने कई बार कहा कि राजेश और नवीन भैया को बुला लेते हैं, पर अशोक नहीं बुलाना चाहता था उन्हें। अब अशोक समझ गया था अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने वकील से अपनी वसीयत भी बनवा दी और एक खत लिखने को कहा और वकील से कहा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे बेटे यहाँ आए, तब ये खत पढ़कर उन्हें सुना देना। एक दिन अशोक भी इस दुनिया को छोड़ चला गया। मोहन ने फोन कर राजेश और नवीन को सूचना दी। दोनों गांव आए, पर जैसे ही अशोक के पास आने लगे, तभी वकील ने उन्हें रोक दिया और कहा, पहले तुम्हारे बाबूजी ने खत में जो लिखा है उसे सुन लो। वकील ने खत पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, नवीन, राजेश, हम तुम्हारे जन्म से बहुत खुश थे। तुम्हें काबिल बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की, पर अब हमारे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तुम्हारी माँ इंतजार करते करते चली गई और उसके जाने के बाद तुमने मुझे एक बार भी अपने साथ चलने को नहीं कहा। तुम शहर के रंग में इस कदर रंग गए कि अपने माँ बाप तक को भूल गए। आज मैं तुमसे अपनी औलाद होने का हक छीनता हूँ और अपनी चिता को मुख अग्नि देने का हक मोहन को देता हूँ, जिसने हमारी बहुत सेवा की, बहुत प्यार दिया। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अशोक को विदाई देने के बाद अगले दिन वकील वसीयत पढ़कर सुनाता है, अशोक जी ने ये घर एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है, क्योंकि वो चाहते थे ये घर बेसहारों का सहारा बने, और अपने खेत मोहन के नाम कर दिए हैं। जैसे ही राजेश और नवीन की पत्नियां वसीयत सुनती है, तो मोहन से कहती है, हमारे पतियों का हक छीन लिया ना तूने। इतने में मोहन कहता है, ले लो, ये जमीन लेना चाहती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया और मुख अग्नि देने का एक बेटे का फर्ज निभाया, वो ही मेरे लिए बहुत है। मैं लालची और कठोर नहीं हूँ। लाइए जायदाद के पेपर लाइए, अभी हस्ताक्षर कर देता हूँ। ये सुन नवीन और राजेश का मन
आत्मग्लानि से भर जाता है, पर अब वो चाह कर भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। दिल में अफसोस भी है, बस हर साल अपने माँ बाबूजी की बरसी पर दान पुण्य कर अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट कर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।